हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। देखिए, मैराथन का डे सेकंड होगा। से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। देखिए, मैराथन का डे सेकंड और आज डे सेकंड में हम हैश 10 क्लास होने वाली है आपकी। और यहाँ पर आज थोड़ी क्लास लेट हो गई थी क्योंकि आप शायद नहीं विश्वास करेंगे कि काम कितना था। आज आज काम ये बहुत ज़्यादा था क्योंकि आपके लिए कुछ स्पेशल जो करना था। तो स्पेशल करने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया है। अब स्पेशल क्या है मैं उनको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर आज हम कवर करने वाले हैं, काफ़ी आपके टॉपिक्स यहाँ कवर होंगे, जैसे कि आपका बिजनेस, बिजनेस की फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट, पब्लिक, ग्लोबल एंटरप्राइजेज, बिजनेस सर्विसेज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिजनेस, एमएसएमई। काफ़ी कुछ यहाँ पर आपका आज कवर होने वाला है। अच्छा, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि आखिर आज हम किसको शामिल कर रहे हैं। देखो, अगर यहाँ पर हम देखें तो देखिए आज हम किस तरह का आपके लिए तैयार करके लाए हैं मैटर। देखिए, जो आज हमारी क्लास होगी यहाँ पर आपके, पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इस वीडियो में क्या हमने आज शामिल किया है। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे ये क्वेश्चन, देखिए, एक छोटा सा मुख्य संगठन जो मुख्य व्यवसायिक का कार्य आउटसोर्सिंग कराता है। स्मॉल कोल ऑर्गेनाइजेशन दैट आउटसोर्सिंग फंक्शन इज मेजर फंक्शन। आप इसको देखेंगे तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ये आपका लास्ट पेपर में भी पूछा गया था, जो आपका आपका पेपर हुआ था 2023 में। तो वहां पर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और इस तरह के क्वेश्चन, ये हमने क्वेश्चन यहाँ पर क्यों लगाया है, ये इसलिए लगाया है ताकि आपको ये पता चल जाए कि देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। What happened? Wait. तो देखिए, ये क्वेश्चन जो था आपका, जिसका आंसर आपका सेकंड था, ये आपका क्वेश्चन आभासी संगठन को कहा गया था और ये आपका एचटेट 2023 में भी पूछा गया था। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर भी आपसे एमएसएमई के बारे में क्या कहा गया है। विद द रेफरेंस ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दिस सेक्टर इज द लार्जर दिस सेक्टर इज द लार्जर एम्प्लॉयर ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज इन इंडिया। भारत में इसने बहुत ज्यादा मानव संसाधन का सबसे बड़ा नियोक्ता हुआ है, सबसे ज्यादा रोजगार दिया है। ये बात बिल्कुल आपकी यहाँ पर सही थी। और दूसरा आपका यहाँ पर था कि इट जनरेटेड जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। यह बड़े उद्योगों की तुलना में निवेशित पूंजी की प्रति इकाई अधिक रोजगार के अवसर पैदा करता है। ये इसके बारे में जो बात थी वो भी सही थी। और तीसरा था इसके बारे में कि यहाँ पर कहा गया कि भारत में ये उद्योग देश की औद्योगिक इकाई का 45% हिस्सा है। तो ये बात गलत थी, 45 नहीं है। तो आंसर इसका आपका 2 था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पर था कीमत गिरने पर सामान को रोककर और कीमत बढ़ने पर सामान को जारी करके बाजार में कीमत के उतार चढ़ाव को कौन रोक सकता है। तो ऑप्शन था आपका होलसेलर। और नेक्स्ट आपका था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंक्लूड किस क्या क्या आता है इसमें। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, मतलब इसका ऑप्शन 4 सही था। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए हैं, और एक और देख लीजिए बस लास्ट, उसके बाद क्लास शुरू करेंगे अपनी आज की। अभी तो मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, अभी बताता हूँ मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ। अप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी आर इन द। कंपनी के निर्माण का उचित क्रम, अगर आप कंपनी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसका क्या क्रम होगा। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले प्रमोशन होता है, प्रमोशन के बाद इनकॉर्पोरेशन होता है, उसके बाद कैपिटल सब्सक्रिप्शन होता है, देन कमिटमेंट ऑफ बिजनेस होता है। तो ऑप्शन इसका आपका 2 सही था। तो मैंने जो ये आपको क्वेश्चन बताए हैं, जो फर्स्ट आपके 5 हैं, 1 2 3 4 5, देखिए ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए दिखाए हैं क्योंकि हमारी वीडियो में इस तरह के सभी क्वेश्चन आज शामिल किए गए हैं। और ये सब हमारी वीडियो से ही क्वेश्चन पूछे गए थे। ये 5 क्वेश्चन आपके कहाँ से हैं, आज की वीडियो से होने वाले हैं। तो आज की वीडियो को आप ध्यान से देखें और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर दें। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें।
क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आज हमने इंक्लूड किए हुए हैं। क्लास बहुत अच्छी होने वाली है और यहाँ से आपका आज, जिसको आप कह सकते हैं, जो आपने बेसिक 11th भी कह सकते हैं, वैसे इसके ज़्यादातर चैप्टर आपने 11th में कवर किए होंगे, आज यहाँ पर सभी कवर होने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन होंगे आज की वीडियो में, जो कि यहाँ पूछे जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले देखिए, ये कुछ नोट्स हैं। मैं यहाँ नोट्स की आज बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे सीधा कहाँ आना है, क्वेश्चन पर आना है। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने हैं। देखिए, अब आप क्वेश्चन देखेंगे। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द बिजनेस इंसिस्ट, व्यवसाय की आधुनिक अवधारणा किस पर जोर देती है? कर सकते हो आप, जाइए कर लो। हाँ, जब नीड होगी आपको बुला लेंगे, आप जा सकते हो, कर लो। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इंसेस, तो व्यवसाय की आधुनिक अवधारणा किस पर जोर देती है? अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, बियरिंग रिस्क, या प्रोवाइड प्रॉफिट विद सर्विस। देखिए, आज कोई भी बिजनेस हो, प्रॉफिट वो तभी कमा सकता है अगर वो अच्छी सर्विस देता है, चाहे गुड्स के बिकने पर दे या बिकने के बाद दे। ठीक है, तो वही बिजनेस आज सफलता हासिल कर सकता है जो सर्विस भी देता है। अब खाली आप सर्विस देंगे तो फिर प्रॉफिट कहाँ से होगा? इसलिए जरूरी है कि प्रॉफिट के साथ सर्विस भी, मतलब सर्विस के साथ प्रॉफिट भी कमाया जाए। तो सही ऑप्शन क्या होगा? इसका डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैनरा बैंक ने बेंगलोर में अपनी एक नई शाखा खोली है और यह निम्नलिखित में से किस संगठनात्मक उद्देश्य को पूरा कर रही है? देखिए, अगर यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं आपके? सर्वाइवल भी होता है, और प्रॉफिट भी होता है, और ग्रोथ भी होता है, इनोवेशन भी होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपने क्या किया है। कैनरा बैंक ने अपनी एक नई ब्रांच खोली है, एक नई शाखा खोली है। और कहाँ पर खोल रहा है वो? आ, बैंगलोर में खोल रहा है। तो देखो, सर्वाइवल तो नहीं कर रहा। सर्वाइवल तो ये था कि वो इतना तो कमा ले कि उसकी कॉस्ट निकल जाए। प्रॉफिट में ये था कि जब उसको कॉस्ट कमाने के बाद वो थोड़ा अपना आगे बढ़ता है, प्रॉफिट कमाना शुरू कर देता है। उसके बाद क्या करता है? वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है और उसको ग्रोथ करता है, मतलब जगह जगह ब्रांचेज खोलता है। तो आप यहाँ से समझ गए, जगह जगह ब्रांचेज खोलता है। तो देखिए, इसमें यही पूछा था कि जो ब्रांच खोली गई है, इसका मतलब क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? ग्रोथ। सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विनिर्माण उद्योग के उस प्रकार का नाम बताइए जिसमें मूल कच्चे माल को विभिन्न भागों में तोड़कर माल का अंतिम भाग तैयार किया जाता है। तो इसका क्या आंसर होगा? एनालिटिकल होगा, सिंथेटिक होगा, सिंथेटिक प्रोसेसिंग होगा, असेंबली होगा। जल्दी से, मैं मानता हूं, देखिए जितनी आप वॉचिंग है इतनी अभी लाइक नहीं हुई है। आज का देखते हैं कितना टारगेट आप अचीव करते हैं। जितने लोग हैं वो वीडियो को लाइक जरूर करें और आंसर देना शुरू कर दीजिए। देखिए, मैं यहाँ पर आंसर भी चेक कर रहा हूँ। आप आंसर क्या दे रहे हैं वो भी मैं साथ साथ यहाँ पर चेक करता रहूंगा। बिल्कुल वेलकम काशी जी, ऑफिशियल राज, रोहित जी, लोकेश शर्मा जी, मीन्स हंसिका जी, गुड इवनिंग, नवनीत, वंशिका, शिवम, सभी काफी आगे, पलक खरे, काशी, और ठीक है, ये सभी प्रेजेंट हो चुके हैं। सो आंसर देने की कोशिश कीजिए। और जितनी देखिए आपकी वॉचिंग आ रही है उतनी अभी लाइक नहीं हुई है, वीडियो को लाइक भी करते रहिए। तो जल्दी से आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका एनालिटिकल। ए आंसर सही होगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन विच बेसिक रॉ मटेरियल को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया जाता है। बिल्कुल सही है। सना का आंसर, सना जी का आंसर बिल्कुल सही आया यहाँ पर, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, एनालिटिकल। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर रॉ मटेरियल को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया जाता है। जैसे आप जो इंडस्ट्री किस में लगी हुई है, क्रूड ऑयल निकालती हैं और वो फिर उसको आगे किस में तोड़ देती हैं? वो पेट्रोल बना देती है, डीजल बना देती है, और आपका कैरोसिन बना देती हैं। तो ये इंडस्ट्री किस में आ जाएंगे आपके? फिर ये किस में आ जाएंगे? ये आ जाएगी आपकी निकालने वाली नहीं, जो इसको अलग अलग तोड़ती है। निकालने वाली तो फिर उसमें आ जाएंगे आपकी कंस्ट्रक्शन में, उसमें सॉरी, उत्कर्षण में आ जाएगी, निष्कर्षण में आ जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए होगा, क्योंकि एक एक रॉ मटेरियल को कई जगह तोड़कर नए नए प्रोडक्ट बना दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उस सेवा का नाम बताइए
उस सेवा का नाम बताइए जो ग्राहकों को नए उत्पाद के बारे में जानकारी प्रदान करती है। देखिए, अगर आप अपना कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी जानकारी ग्राहकों तक कैसे पहुंचेगी? ट्रांसपोर्टेशन से पहुंचेगी, बैंकिंग से पहुंचेगी, इंश्योरेंस से पहुंचेगी या एडवर्टीजमेंट से पहुंचेगी? बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो आंसर होगा आपका डी, मतलब एडवर्टीजमेंट। ये क्या होती है? सर्विस होती है बिजनेस की, और इससे क्या होता है? इससे आपके प्रोडक्ट की सभी को पता चल जाता है। आगे बढ़ते हैं, और आगे होगा आपका, ऑन विच डेट वॉज द मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च? तो आपको बताना है मेक इन इंडिया कब लॉन्च हुआ था। 15 अगस्त 2014 को, 2 अक्टूबर 2014 को, 25 सितंबर 2014 को, 8 नवंबर 2016 को। तो सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल दीजिए आंसर जल्दी। तो इसका सही आंसर होगा आपका 25 सितंबर 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द जोग्राफिकल लिमिट, किसकी बात करें? जोग्राफिकल लिमिट की बात कर रहे हैं। ऑफ द कंपनी इज नोन एज, तो इसको आप क्या कहेंगे? सूरज ठाकुर, गुड इवनिंग। सो एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, रिटेलर ट्रेड। तो इसको कौन सा ट्रेड कहेंगे? एक्सटर्नल होगा, इंटरनल होगा, होलसेल होगा या रिटेलर होगा? किसकी बात हो रही है? यहाँ हो रही है कि आप ज्योग्राफिकल लिमिट, जो इंडिया की ज्योग्राफिकल लिमिट है, आप उसको भी पार करके और तब आप गुड्स को बना रहे हैं, भेज रहे हैं, तो ये उसकी बात कर रहा है। इसका मतलब आपने ये लिमिट भी क्रॉस कर दी है। तो ये इंटरन किसकी बात हो रही है? के अंदर और के बाहर, विद इन मतलब अंदर, इसके अंदर अंदर ही आप क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं इंडिया के अंदर अंदर, इंडिया से बाहर नहीं कर रहे। तो ये हो जाएगा आपका इंटरनल ट्रेड, मतलब ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर आया आप लोगों का। अर्थक्वेक कम्स अंडर विच ऑफ द विच टाइप ऑफ रिस्क? जो अर्थक्वेक है, कौन सा रिस्क होता है? नेचुरल कॉजेज रिस्क होता है, या ह्यूमन कॉजेज रिस्क होता है, इकोनॉमिक कॉजेज रिस्क होता है, या फिजिकल कॉजेज रिस्क होता है? तो सही आंसर इसका क्या होगा? तो सही आंसर इसका होगा आपका बिल्कुल सही, इसका हो जाएगा नेचुरल कॉजेज। तो ये नेचुरल कॉजेज रिस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यवसायी को जोखिम उठाने पर मिलने वाले इनाम को का नाम बताइए, मतलब नेम ऑफ द रिवॉर्ड विच बिजनेसमैन गेट्स बियर द रिस्क। रिस्क उठाने के लिए क्या रिवॉर्ड मिलता है? मार्केटिंग स्टैंडिंग, गुडविल मिलती है, प्रॉफिट मिलता है, मोर बिजनेस मिलता है? तो सही आंसर होगा आपका सी। क्या मिलता है? प्रॉफिट। देखिए, प्रॉफिट रिवॉर्ड होता है रिस्क उठाने का। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रॉफिट, प्रॉफिट सी, ठीक, आपका सही आ रहा है यशु शर्मा, यहाँ सही आ रहा है आपका। आगे देखते हैं क्वेश्चन। टिम्बर इंडस्ट्री इज व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री? तो टिम्बर इंडस्ट्री की बात हो रही है, यहाँ पर कौन सा होगा? देखिए, टिम्बर का मतलब है आप जंगल से लकड़ियां ला रहे हैं, लकड़ियां निकाल कर ला रहे हैं, तो ये प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, ट्रेसरी होगा, या मैन्युफैक्चरिंग होगा? तो ये सही ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन इसका ए होगा, ये प्राइमरी, प्राथमिक आपके उद्योग में या प्राइमरी इंडस्ट्री में आती है। बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। यहाँ पर प्राइमरी में आएगा, और प्राइमरी में भी आपके दो टाइप्स के होते हैं। दो टाइप्स कौन कौन से होते हैं? मुझे जल्दी से आप बताइए कौन कौन से होते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर। प्लांटिंग, सैम्पलिंग एंड प्लांट्स इज द रिलेटेड इज रिलेटेड टू व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री? पौधे और पौधे लगाना किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? तो पौधे लगाना किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? जल्दी से बताइए। मैन्युफैक्चरिंग से होंगे, कंस्ट्रक्शन से होंगे, जेनेटिक्स से होंगे, या आपके एक्सट्रैक्टिव से होंगे? तो अभी मैंने आपसे पिछले क्वेश्चन में पूछा था प्राइमरी के कौन कौन से टाइप होते हैं, तो देखिए यहाँ भी आ रहे हैं। कौन कौन से हो जाएंगे आपके? एक हो जाएगा जेनेटिक, और एक हो जाएगा आपका एक्सट्रैक्टिव। ये दोनों ही किस में आते हैं? प्राइमरी के ही टाइप होते हैं। खैर छोड़िए, अब आप आगे बढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा आपका जेनेटिक। प्लांटिंग, सैम्पलिंग, ये सब किस में आता है? आपका जेनेटिक में आता है। पशुपालन भी इसी में आता है। आगे बढ़ते हैं। हुंडी विच टाइप हुंडी विच इज पेबल टू द होल्डर और बैरियर इज कॉल्ड? वह हुंडी जो धारक या वाहक को दे होती है कहलाती है हुंडी। विच इज पेबल टू द होल्डर, मतलब जिसके भी पास ये हुंडी होती है उसी को पेमेंट मिलती है, तो ये हुंडी क्या कहलाती है? फिरमन जोग हुंडी होती है, दर्शन जोग हुंडी होती है, या धनी जोग हुंडी होती है, या नाम जोग हुंडी होती है? तो सही आंसर होगा इसका धनी जोग हुंडी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
समुद्री मार्ग पूर्व से पश्चिम तक समुद्र से जुड़े हुए थे और मसालों के व्यापार के लिए उपयोग किए जाते थे, जिन्हें कहा जाता था। बात कर रहे हैं कि जो समुद्री मार्ग आपके पश्चिम से पूर्व से पश्चिम तक थे। पूर्व से कहाँ तक थे? आपके पश्चिम तक थे। ठीक है, पश्चिम तक थे और समुद्र से जुड़े हुए थे और मसालों के लिए व्यापार के लिए उपयोग किए जाते थे। तो इसको क्या कहा जाता है? उनको सिल्क रूट कहा जाता है, या उनको स्पाइस रूट कहा जाता है, या उनको सी रूट कहा जाता है, या नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर होगा आपका इसका ऑप्शन बी, स्पाइस रूट। तो इसको स्पाइस रूट मसाले मार्ग कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर देय हुंडी कहलाती है। जब एक टाइम पूरा हो जाता है तब एक हुंडी दी जाती है। तो किसी भी व्यक्ति को जब एक निश्चित अवधि पूरी हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तब ये हुंडी देय होती है। तो इस हुंडी को क्या कहेंगे? धनी जोग मुदती हुंडी कहेंगे, फिरमन जोग मुदती हुंडी कहेंगे, या सहजोग हुंडी कहेंगे, या जोखमी मुदती हुंडी कहेंगे। तो सही ऑप्शन होगा आपका धनी जोग मुदती हुंडी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि व्यावसायिक गतिविधि नहीं है? तो व्यावसायिक गतिविधि कौन सी नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिए। बाइंग और सेलिंग ऑफ हाउस बाय द प्रॉपर्टी डीलर। जो प्रॉपर्टी डीलर है वो क्या कर रहा है? मकान को, घरों को खरीद रहा है और बेच रहा है। पलक खरेजी का आंसर आपका ए है। तो वो क्या कर रहा है? देखिए, प्रॉपर्टी डीलर का क्या काम है? वो घरों को बेचता है और खरीदता है, बिल्कुल। तो ये सही काम है, ये तो प्रॉपर्टी डीलर का काम हो गया, बिजनेस है। कह रहे हैं बाइंग और सेलिंग ऑफ कार बाय अ कार डीलर। एक कार डीलर है, वो भी क्या करेगा? अपनी कारों को खरीदेगा और बेचेगा, ये भी उसका बिजनेस होगा। सेलिंग एन ओल्ड हाउस टू बाय अ न्यू हाउस बाय मोहित। मोहित ने क्या किया है? नए घर को खरीदने के लिए पुराना घर बेच दिया है, तो वो यहाँ बिजनेस नहीं कर रहा है, उसने केवल अपना रहने के लिए घर खरीदा है। या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। सी आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा इसका इंक चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा है। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि ये यहाँ पर दिखाई दे जाए। इसका कलर चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हल्का दिख रहा है ये कलर। तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन सही दिखेगा आपको। देखिए, अब सही दिखाई दे रहा है। चलो क्वेश्चन पढ़िए। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है द सर्विस ऑफ द कॉमर्स। कॉमर्स की वह सर्विस विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड। जो प्रोटेक्शन देती है, सुरक्षा देती है, तो उस सर्विस को क्या कहते हैं? इंश्योरेंस कहते हैं, एडवर्टीजमेंट कहते हैं, बैंकिंग कहते हैं, या ट्रेड कहते हैं। तो जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल सही आंसर आपका इंश्योरेंस। बिल्कुल सही आ रहे हैं आपके आंसर। तो देखिए, ऑप्शन होगा आपका ए, इंश्योरेंस उसको कहते हैं। देखिए, अगर आप ऐसे क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप जरूर कामयाब होंगे अपने एग्जाम में। भाई देखिए, सब्सक्राइबर भी इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई है चैनल पर तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो आगे बढ़ते हैं। एथिक्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन। देखिए, एथिक्स जो होते हैं, आपकी नैतिकता होती है, सबसे महत्वपूर्ण होती है नैतिकता। एथिक्स सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। बिजनेस में जरूरी होते हैं एथिक्स, एम्प्लॉयमेंट में होते हैं, प्रोफेशन में होते हैं, या इन सभी में होते हैं। देखिए, वैसे तो आपके बिजनेस में, एम्प्लॉयमेंट में, प्रोफेशन में, सब में ही एथिक्स होने चाहिए, कुछ नैतिकता भी होनी जरूरी है। लेकिन यहाँ पर बात क्या हो रही है? यहाँ बात हो रही है कि सबसे ज्यादा जरूरी किस में है? तो वो एक प्रोफेशन में जरूरी होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही होगा। प्रोफेशन में क्या आ जाएंगे? आपके टीचिंग प्रोफेशन में आ जाएगा, आपका डॉक्टर्स प्रोफेशन में आ जाएगा, आपके एडवोकेट प्रोफेशन में आ जाएगा। ये सब क्या है? प्रोफेशन है। और इस प्रोफेशन में क्या मिलता है इनको? फीस मिलती है। बिजनेस में इनको प्रॉफिट मिलता है, एम्प्लॉयमेंट में इसको वेजेज या सैलरी मिलती है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह आर्थिक गतिविधि वह आर्थिक गतिविधि जो बिना किसी न्यूनतम योग्यता के शुरू की जा सकती है, वह कौन सी है? मतलब ऐसी एक आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी बतानी है जिसमें ज्यादा जिसमें ज्यादा
पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेशल आपको कोई एजुकेशन नहीं लेनी है। आप बिना किसी स्पेशल एजुकेशन के विशेष कम से कम अगर आप पढ़े हुए हो, कम से कम मतलब ये है कि अगर आप साक्षर भी हैं, तो भी उसको कर सकते हैं। तो वो क्या होगा? बिज़नेस होगा, प्रोफ़ेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। ईशु शर्मा आंसर आपका बिल्कुल सही है, बिज़नेस की यहाँ बात हो रही है। देखिए बिज़नेस एक अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है, बिज़नेस में कोई आपको ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो आप बिज़नेस इसमें अब आप यही ना सोचें कि सभी बिज़नेस ही करेंगे, पढ़ना आप आगे बढ़ना ही छोड़ दें, ऐसा नहीं है। देखिए अगर आप अच्छा बिज़नेसमैन बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, आपको अगर आप एमबीए करके आ रहे हैं, अच्छा मैनेजमेंट सीख के आ रहे हैं, अब आप सोचिए, देखो एक ही काम है, एक अनपढ़ व्यक्ति करता है उसको और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति करता है, फ़र्क क्या होता है? काम दोनों ही करते हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा होगा उसका काम करने का तरीका अलग होगा। उसका तरीका बिल्कुल अलग होगा, उसके वो उसका क्या होगा, एफिशिएंसी भी होगी उसके काम में। रिसोर्सेज को भी इतना वो वेस्ट नहीं करेगा और समय से भी काम को जल्दी पूरा कर लेगा। तो फ़र्क होता है पढ़े लिखे में और अनपढ़ में काम करने में। तो इसलिए आप बिज़नेस करें तो ठीक है, लेकिन उसके लिए बिज़नेस की आप अच्छी-सी डिग्री भी, जैसे कि आपका एमबीए है, आपका मैनेजमेंट आप सीख कर आएँ, तो अच्छा आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और पैसे के लिए पुरस्कार को कहा जाता है, देखिए ये मैंने वैसे बता दिया था अभी। प्रोफेशन, रिवॉर्ड फॉर प्रोफेशन इज कॉल्ड। अगर प्रोफेशन आप कर रहे हैं तो उसमें आपको रिवॉर्ड मिलता है, तो उस रिवॉर्ड को आप क्या कहेंगे? जो मतलब आप प्रोफेशन में आपको मिल रहा है तो उसको क्या कहेंगे? प्रॉफिट मिलता है प्रोफेशन में, फीस मिलती है, सैलरी मिलती है, या ऑल ऑफ दी अबव मतलब सब कुछ मिलता है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर होगा इसका बी, फीस। सही आंसर दिया है आप लोगों ने भी, तो इसका आंसर आएगा आपका फीस। ठीक है, बी आपका सही ऑप्शन होगा। आपको प्रोफेशन में क्या मिलता है? फीस मिलती है। प्रॉफिट किस में मिलता है? बिजनेस में। सैलरी या वेतन किस में? सैलरी या आपका वेजेज किस में मिलता है? आपका एम्प्लॉयमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एबी सी लिमिटेड इज चार्जिंग वेरी लो प्राइस, बहुत कम प्राइस चार्ज कर रही है, विच इज जस्ट कवरिंग दियर कॉस्ट, बस वो इतना कवर कर रही है कि उसकी जो कॉस्ट है, उसका जो खर्चा है, उसकी जो लागत है, वो कवर हो जाए, सो दैट इट कैन बी रिमेन कॉम्पिटेटिव मार्केट, ताकि वो जो मार्केट है, कॉम्पिटेटिव मार्केट है, उसमें खड़ी रहे, ऐसा ना हो मार्केट में रहने रहने लायक ना रहे, तो इसलिए वो अपनी कॉस्ट तो निकाल रही है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है, एबीसी लिमिटेड इज अचीविंग विच ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्टिव वो प्राप्त कर रही है? क्या वह सर्वाइवल कर रही है, क्या प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है उसका, या उसका ग्रोथ करना ऑब्जेक्टिव है? तो सही आंसर जो होगा वो सर्वाइवल होगा। ऑप्शन आपका ए सही होगा, सही ऑप्शन है आपका ए। तो यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा आपका? सर्वाइवल। वो क्या कर रही है एबीसी? वो सर्वाइवल कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माया इज कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, माया अपनी फैमिली के लिए फूड बना रही है, और राजू इज हेल्पिंग ओल्ड मैन क्रॉस द रोड, और वह रोड क्रॉस करने में कौन? राजू हेल्प कर रहा है किसी ओल्ड मैन की, आउट ऑफ लव और सिंपैथी, और इस काम को वो क्यों कर रहा है? प्रेम और सहानुभूति के लिए कर रहा है। आइडेंटिफाई द एक्टिविटी कंडक्टेड बाय द पर्सन्स अबाउट, तो यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी हो रही है? एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, प्रोफेशन हो रहा है, या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी गैर आर्थिक मतलब जो पैसा कमाने के लिए नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में भागीदार नहीं है, लेकिन अपने व्यवहार, आचरण या पहल के माध्यम से व्यवसाय के अन्य भागीदारों को मतलब साझेदारों को भागीदार के रूप में प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देता है। एक ऐसे पर्सन की बात कर रहे हैं जो एक्चुअली इज नॉट अ पार्टनर, पार्टनर तो है नहीं, बट थ्रू हिज और हर बिहेवियर, अपने बिहेवियर से, कंडक्ट अपने काम से, इनिटेशन अलाउ हर अदर पार्टनर्स ऑफ द बिजनेस रिप्रेजेंट हिम एज दियर पार्टनर्स, और जब दूसरे लोग क्या हैं? दूसरे लोग उसको क्या करते हैं? दूसरे लोग उसको पार्टनर कहते हैं। तो ऐसा कौन है जो अपने केवल किससे दिखा रहा है? अपने बिहेवियर से, अपने कंडक्ट से दिखा रहा है कि हाँ मैं पार्टनर्स हूँ, भागीदार हूँ। तो नॉमिनल पार्टनर होगा, पार्टनर्स बाय स्टॉपल होगा, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट होगा, या सीक्रेट पार्टनर होगा? देखिए जो आपका ये दोनों पार्ट होते हैं, ये दोनों ही पार्ट किसके हैं? नॉमिनल पार्टनर के ये दोनों पार्ट हैं।
आपके पार्टनर बाय स्टॉपल और पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ व्यवहार से दिखा रहा है अपने, और यहाँ पर अगर पार्टनर्स इसको पार्टनर्स दिखाते हैं, इसके नाम से कुछ करते हैं और ये विरोध नहीं करता है, तो ये कौन सा होता है, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। तो ये दोनों ही क्या है, नॉमिनल पार्टनर है और रियल में पार्टनर्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा आपका स्टॉपल। आंसर कहाँ है इसका, हाँ ये रहा। ठीक है, पार्टनर्स बाय स्टॉपल। ठीक है, पार्टनर्स बाय स्टॉपल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीपीटी नेक्स्ट देखते हैं। समिति का उद्देश्य बिचौलियों को खत्म करना और उत्पादों के लिए अनुकूल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर होगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं, समिति का उद्देश्य बिचौलियों को खत्म करना और उत्पादों के लिए अनुकूल बाजार सुनिश्चित करके अपने सदस्यों को प्रतिस्पर्धा स्थिति में सुधार करना। मतलब जो कॉम्पिटेटिव मार्केट है उसको सुधार करना होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सी यहाँ पर बात हो रही है, किसकी, कौन सी आपकी यहाँ सोसाइटी की बात हो रही है अपने कॉम्पिटेटिव को, तो कंज्यूमर की बात हो रही है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी की, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी की, या मार्केटिंग की, किसकी बात हो रही है। देखिए इसका एम्स क्या होता है, इसका एम्स होता है कि बिचौलियों को तो ये खत्म कर देते हैं, बीच के बिचौलियों को, और खुद ही सारा सामान खरीद कर लाते हैं। तो ये किसकी बात हो रही है, कंज्यूमर की। कंज्यूमर क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से खरीद लेते हैं और मैन्युफैक्चरिंग से खरीदने के बाद अपना खुद ही सदस्यों को कम प्राइस में चीजों को बेचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर अ पर्सन इज सोलली, मतलब सोलली रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल। एक ऐसा व्यवसाय इकाई जहां एक व्यक्ति पूरी तरह से पूंजी से पूंजी उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब जितनी भी पूंजी लगेगी वो अकेला ही लगाएगा, उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। तो उसको बोलते हैं आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा दस्तावेज आम जनता के लिए आमंत्रण होता है, तो कौन सा होता है आपका, एमओए होता है, एओए होता है, प्रोस्पेक्टस होता है, या आपका सर्टिफिकेशन इनकॉर्पोरेशन होता है। तो सही आंसर क्या होगा आपका यहाँ, प्रोस्पेक्टस होता है। प्रोस्पेक्टस क्या करता है, प्रोस्पेक्टस जनता को इनवाइट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, इफ अ कर्ता डाइज देन, अगर एक कर्ता की मृत्यु हो जाती है तो। अब इसका आंसर आप मुझे संभल कर सही देंगे, क्या इसका सही आंसर होगा, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो किसको बनाएंगे आप फिर, अगर देखिए जो भी सबसे बड़ा पर्सन होता है यहाँ पर, जो भी आपका सबसे बड़ा पर्सन होगा उस वो पर्सन यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो आपका, तो यहाँ पर अगर, हाँ तो बात किसकी करे थे अब, सॉरी फॉर आपका टाइम काफी वेस्ट हुआ है इसके लिए।
वी आर वेरी वेरी सॉरी, आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी तो उस वजह से थोड़ा सा अलग हो गया। ये पुरानी एक यहाँ पर जो स्लाइड थी वो खुल चुकी थी और उसमें आपका कहीं अलग का सीन आ रहा था, तो थोड़ा सा इसमें टाइम हो गया है। चलो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही थी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की बात हो रही थी। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में क्या होता है, जो सबसे बड़ा पर्सन होता है घर में वही क्या होता है, वो भी क्या मेल होना चाहिए, तो वो कर्ता होता है। और अगर कर्ता की मृत्यु हो जाती है तो परिवार में जो भी सीनियर मोस्ट होगा उसके बाद जो भी अगला सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा वो कर्ता बन जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आपका कुछ यहाँ पर एक क्वेश्चन और था जो मुझे कराना था, इसमें आ गया है क्या, वो सभी आ चुके हैं। ठीक है। यहाँ पर कंपनी के उद्देश्य को परिभाषित, कंपनी के उद्देश्य को परिभाषित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन सा होता है। बात कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट एज इट इज डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। कंपनी के ऑब्जेक्टिव को कौन बताता है, क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है, पार्टनरशिप डीड बताता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट बताता है। तो सही ऑप्शन होगा यहाँ पर सी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इसको बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिशिर गौरव को लगा कि लखनऊ में रहने वाले कामकाजी लोगों को ऑनलाइन मेडिकल स्टोर की सेवा प्रदान करने में व्यवसाय का अवसर है। उन्होंने तकनीकी, वित्तीय और आर्थिक व्यवहार्यता के संदर्भ में इस विचार का विश्लेषण किया, एनालिसिस किया इसको। और एक बार जब उन्हें सभी पहलू संतोषजनक लगे तो उन्होंने घर पहुंच दवा प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी की शुरुआत करने का फैसला किया। और जब उन्होंने कंपनी की शुरुआत करने का फैसला किया तो उसके लिए उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो कंपनी का रजिस्ट्रार होता है, उसके पास कंपनी का पंजीकरण करा लिया। शिशिर और गोरांस के बारे में दी गई जानकारी के आधार पर उपरोक्त मामले में कंपनी के गठन किस प्रकार के कदम पर प्रकाश डालता है। आपको स्टेप बताना है। अगर आप कंपनी को शुरू करना चाह रहे हैं तो उसमें आप कंपनी को शुरू करने में कौन कौन से स्टेप पूरे करते हैं। तो यहाँ पर कौन से स्टेप की बात हो रही है, देखिए उसने रजिस्ट्रार से क्या कराया है, रजिस्ट्रेशन कराया है। तो ये आता है आपका इनकॉर्पोरेशन के अंडर में। तो सही आंसर क्या होगा आपका, इनकॉर्पोरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डायरेक्टर टेक अप्रूवल फ्रॉम वेयर बिफोर इशू ऑफ शेयर इन द कैपिटल मार्केट। अगर कैपिटल मार्केट में अगर कैपिटल मार्केट में शेयर इशू करने हैं। अगर शेयर मार्केट में डायरेक्टर टेक अप्रूवल फ्रॉम द वेयर प्रॉफिट इशू ऑफ शेयर इन द कैपिटल मार्केट। अगर आप कैपिटल मार्केट में शेयर इशू करने जा रहे हैं तो जो डायरेक्टर्स हैं उन डायरेक्टर्स को कहाँ से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, अप्रूवल लेनी पड़ती है। क्या गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अप्रूवल लेनी होती है, या सेबी से अप्रूवल लेनी होती है, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा यहाँ पर आपका सही आंसर होगा यहाँ, किससे लेते हैं वो, तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, सेबी से परमिशन लेनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ पर्सन इफ अ पर्सन wants complete confidently in his business and even no interference of any other person than suitable firm is। देखिए एक पर्सन की बात कर रहे हैं, जो वो वह व्यक्ति क्या चाहता है कि मेरे बिजनेस में गोपनीयता रहनी चाहिए, सीक्रेसी रहनी चाहिए, और किसी अन्य व्यक्ति का वो हस्तक्षेप इंटरफेयर भी नहीं चाहता है। तो उसके लिए कौन से बिजनेस सही रहेगा, आप बताएंगे उसके लिए कौन सा उपयुक्त होगा, बिजनेस कौन सा अच्छा होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, जॉइंट हिंदू फैमिली उसके लिए अच्छा होगा, या पार्टनरशिप उसको करना चाहिए, या कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, सोल प्रोप्राइटरशिप उसको करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पार्टनर हु ओनली अलाउ अदर पार्टनर टू यूज हिज नेम एंड गुडविल इज कॉल्ड।
वह भागीदार जो केवल अन्य भागीदारों को अपना नाम सद्भावना उपयोग करने की अनुमति देता है, क्या कहलाता है? अभी तो ये बताया था, लेकिन अभी बताया था वहां ऑप्शन अलग थे, यहाँ ऑप्शन अलग पूछे जा रहे हैं। तो सीक्रेट पार्टनर होगा, स्लीपिंग पार्टनर होगा, नॉमिनल होगा या माइनर होगा? तो सही आंसर होगा आपका माइनर, क्योंकि माइनर के जो पार्ट थे और वहां माइनर के पार्ट के बारे में ही आपको जानकारी दी गई थी। नॉमिनल पार्टनर्स के बारे में आपको जानकारी दी गई थी, नॉमिनल पार्टनर कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेज की बात हो रही है यहाँ पर। स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। देखिए इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये जो क्वेश्चन था आपका, इस क्वेश्चन को एच टेट ने पीछे पूछा था, लेकिन हम इसको पहले भी इस क्वेश्चन को करा चुके हैं। कहाँ कराया था? ये आपका बिहार में कराया था। जो बिहार TRE 3 PGT हमने सिलेबस कराया था, मात्र 2 महीने में 60 डेज फ्री क्लासेस दी थी, उसमें हमने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया था और वहीं से आज इस क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो आप देख लीजिए, ये हमारे चैनल पर पहले ही पढ़ाया जा चुका था। तो ये क्वेश्चन आपके एस्टेट में भी आया है, इसलिए आपसे हम बार बार कहते हैं कि जो भी आपका पेपर कहीं भी पूछा जा रहा है, किसी भी आयोग में, किसी स्टेट में हो, बस आप ये देखें कि वो पेपर क्या PGT लेवल का है या नहीं, तो आप उसको जरूर लर्न करें। तो देखिए यहाँ से, और ऑप्शन भी बिल्कुल सीधे लिए हुए थे। 2013 में मैंने अभी आपको शुरू में दिखाया था। तो यहाँ से पूछा गया था, आपको बताना है कि कौन से होंगे। तो इसके जो सही होते हैं वो आपके डी ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले प्रमोशन होता है, प्रमोशन के बाद इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन होता है, देन कैपिटल सब्सक्रिप्शन होता है, देन बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं, बिजनेस शुरू करने का प्रमाण पत्र लेने के बाद, कमिटमेंट ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, कंपनी का पेरेंट किसे कहा जाता है? कंपनी का पेरेंट किसे कहा जाता है? आप यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। अब आप ये मत सोचना द फादर ऑफ कंपनी, कंपनी के जो ओनर ऑफ द कंपनी, एक क्वेश्चन होता है ओनर ऑफ द कंपनी। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, ये है आपका पेरेंट ऑफ अ कंपनी। डायरेक्टर होता है, रजिस्ट्रार होता है, प्रमोटर्स होते हैं या शेयर होल्डर होते हैं। तो सही ऑप्शन होगा आपका सी, प्रमोटर्स। प्रमोटर्स को पेरेंट कहते हैं और आपके शेयर होल्डर को ओनर कंपनी के कहा जाता है। आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ बिजनेस वेयर ऑल फॉलोइंग। एक को देखो सिवाय एक के, आपको क्या है यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बातें बता रहा है, लेकिन एक ऐसा है जो सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में सत्य नहीं है। आपको वो बताना है क्या सत्य नहीं है। द ओनर हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द डिसीजन मेकिंग पर पूरा कंट्रोल होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरा, प्रॉफिट एंटायरली बिलोंग टू द ओनर्स, ओनर को ही पूरा प्रॉफिट जाता है, सही कह रहे हैं। प्रोप्राइटर इज लाइबल फॉर द लॉसेज ऑफ द एक्सटेंट ऑफ हिज और हर पर्सनल एसेट, कह रहे हैं कि जो नुकसान हो जाता है संपत्ति, तो जो उसकी पर्सनल एसेट है वहां तक भी वो लाइबल होता है, उसका वहां तक भी लॉस को पूरा किया जा सकता है उसकी संपत्ति से। तो ये भी बात सही है। और फोर्थ आपका, प्रोप्राइटर कैन सेल हिज शेयर इन द बिजनेस टू रेज फंड, फंड रेज करने के लिए जो आपका प्रोप्राइटर है, क्या वो आ, अपने अपने हिस्से को क्या शेयर कर सकता है? नहीं, वो अपने हिस्से को शेयर नहीं कर सकता है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका डी। बिल्कुल शिवम चौधरी ने आंसर यहाँ पर सही दिया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित who among the following can only beneficiary of the business and does not have unlimited liability? कह रहे हैं इनमें से ऐसा कौन सा होगा जिसको, इनमें से ऐसा कौन सा होगा जिसको केवल प्रॉफिट के लिए, जिसको केवल प्रॉफिट के लिए साझेदार बनाया जा सकता है, लेकिन उसको आप लॉस नहीं दे सकते, लॉस के लिए साझेदार नहीं बनाया जाता है। सीक्रेट पार्टनर होता है, माइनर पार्टनर होता है, एक्टिव पार्टनर होता है या स्लीपिंग पार्टनर होता है? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, माइनर पार्टनर। ये होता आपका नाबालिग भागीदार। ये कौन सा होता है? जिसकी एज 18 ईयर से कम होती है। आप ऐसे पर्सन को भी पार्टनर बना सकते हैं जिसकी उम्र जिसकी उम्र कितनी है?
जिसकी उम्र 18 साल से कम है, लेकिन इसमें होता क्या है, वो पार्टनर वो पार्टनर क्या करेगा यहाँ पर, वो पार्टनर जब 18 साल का हो जाएगा तो 18 साल का हो जाने पर उस पार्टनर को ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वो पार्टनरशिप में रहना चाहता है या वो पार्टनरशिप में रहना नहीं चाहता है। उसकी ये इच्छा होगी, वो डिक्लेयर करेगा। अगर वो चाहता है पार्टनरशिप में रहना तो वो रह सकता है, अन्यथा वो पार्टनरशिप को छोड़ भी सकता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following is not a part of custom clearance document? आपको इसमें बताना है कस्टम क्लियरेंस डॉक्यूमेंट कौन सा नहीं होता है। एक्सपोर्ट लाइसेंस होता है, इंश्योरेंस लेटर होता है, या शिपिंग बिल होता है, या परफॉर्मा इनवॉइस होता है। तो सही जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन यहाँ पर डी। डी क्या होता है, डी आपका परफॉर्मा इनवॉइस होता है। और डी परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है, अगर आपके पास इंडेंट आपके पास जो इंक्वायरी होती है और इंक्वायरी के लिए आप उसको एक इनवॉइस तैयार करके भेजते हैं, जिसने इंक्वायरी करी है आपके गुड्स खरीदने के लिए, तो उसको बोलते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एन एक्सपोर्ट लाइसेंस? अगर आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना है तो इसमें से आपको बताना है किसकी आपको जरूरत नहीं होगी। लेटर ऑफ क्रेडिट की जरूरत नहीं होती है, या रजिस्ट्रार कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, इसका नाम क्या है, RCMC, RCMC की जरूरत नहीं होती है, या IEC नंबर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नंबर की जरूरत नहीं होती है, या बैंक अकाउंट नंबर की जरूरत नहीं होती है। तो देखिए आपको ICE नंबर की जरूरत नहीं होती है अगर आप लाइसेंस लेना चाह रहे हैं। तो निर्यात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता नहीं होती है, IEC नंबर की जरूरत नहीं होती है। इसका आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये आंसर गलत है, ये इसकी तो जरूरत हो गई होगी, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा लेटर ऑफ क्रेडिट। सही क्या होगा यहाँ पर, लेटर ऑफ क्रेडिट होगा। क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, ये तो एक गारंटी है कि आपको अपना पेमेंट मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट चूज द करेक्ट वन। आपको ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको सही स्टेटमेंट यहाँ पर चूज करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, द नंबर ऑफ द मेंबर इन WTO इज 160। क्या WTO में 160 मेंबर हैं? या दूसरा आपका, द हेड ऑफिस ऑफ द WTA इज जेनेवा, या जेनेवा में इसका हेड ऑफिस है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, स्टेट वन करेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग है, या स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है और स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग है, या दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है या दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर आपका बी, स्टेटमेंट टू इज करेक्ट बट वन इज रॉन्ग। अब ये वन नहीं है क्योंकि अब आपके 163 इसमें मेंबर हो चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो प्राइमरी पर्पज है वो क्या है? इसका क्या है, प्रमोट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फ्लो, या फैसिलेट negotiation of the regional trade agreement, या provide the form of the resolving trade and dispute among the members country, या regulate international monetary policy and exchange rate। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा इसका सी, प्रोवाइड फॉर्म ऑफ रिसोल्व ट्रेड डिस्प्यूट अमंग द मेंबर कंट्री। ठीक है, सही आंसर है इसका, सदस्य देशों के बीच में अगर कोई विवाद होते हैं उनको सुलझाने के लिए एक मंच प्रदान करना WTO का ये मेन काम है। आगे देखते हैं और देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग आइटम। कॉलम आपको दो दी हैं और इन दोनों कॉलम में आपको सही मैचिंग करके बताना है। सही मैचिंग आपकी यहाँ पर क्या होगी, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड की बात कर रहे हैं, IEC की बात कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप तो RCMC की बात हो रही है यहाँ, और ECGC की बात हो रही है, और लेटर ऑफ क्रेडिट की LC की बात हो रही है। आपको मैच करना है। तो देखिए, इट हेल्प टू प्रोटेक्ट ओवर ओवर एज पेमेंट
फॉर कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क। तो यहाँ पर पहला आपको किससे मैच करेगा? पहला जल्दी से बताइए, पहला किससे मैच करेगा आपका? किसके बारे में बात हो रही है? तो देखिए ईसीजी की बारे ईसीजीसी की बात हो रही है। और आरसीएमसी की बात किस में हो रही है? आरसीएमसी की पहचान कीजिए। आरसीएमसी इशूड टू इंपोर्टर बैंक टू इंटरनेशनल एक्सपोर्ट। ये तो लेटर ऑफ क्रेडिट होगा, क्योंकि अगर आपके पेमेंट के लिए किया जाता है, नहीं नहीं, ये आपका आरसीएमसी की अगर बात करें तो आरसीएमसी का यहाँ पर जो होगा, आरसीएमसी का होगा आपका, it help exporter to get various benefit to the form of subsidy, exemption and excise duty and tax। इससे क्या है कि टैक्स में, एक्साइज ड्यूटी में आपको छूट मिल जाती है अगर आपके पास आरसीएमसी होता है। तो बी का ऑप्शन किससे होगा? थर्ड से होगा। अब बचा कौन सा आपका? एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर लेते हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की यहाँ बात करें, इसका क्या होगा? द एक्सपोर्टर हैज टू गेट कोड बिफोर स्टार्टिंग एक्सपोर्ट प्रोसीजर। एक्सपोर्ट प्रोसीजर शुरू करने से पहले जो एक्सपोर्टर है उसको एक कोड दिया जाता है। उसको एक कोड दिया जाता है, किसको? तो सही इसका कौन सा होगा? फोर्थ से सही होगा। और बचा कौन सा? लेटर ऑफ क्रेडिट। ये किस में आ जाएगा आपका? इट इशूड बाय द इंपोर्टर बैंक। जो आपसे गुड्स मंगा रहा है उसका बैंक आपको इशू करता है, इंपोर्टर बैंक उसको इशू करता है क्या? लेटर ऑफ क्रेडिट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? एक तरह से गारंटी होती है आपको पेमेंट मिलने की, कि आपको पेमेंट मिल जाएगा। इंपोर्टर गारंटी आपको देता है। को ऑप्शन सही क्या होगा आपका? यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री सोफिया अपनी साइकिल पर आइसक्रीम बेचती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, यह बताई गई दुकान की पहचान करें। तो देखिए आप बताइए कौन सी मार्केट की बात हो रही है? मार्केट ट्रेडर की बात हो रही है, चीप जैक्स की बात हो रही है, स्ट्रीट ट्रेडर की बात हो रही है, या हॉकर्स की बात हो रही है? तो ये हो रही है आपके फेरी वाले हॉकर्स की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के बाजार प्रतिभूति, जैसे विच टाइप ऑफ मार्केट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटी such as bonds? Which type of market provide a platform for buying and selling security? बताइए सिक्योरिटी खरीदने और बेचने के लिए कौन सी मार्केट प्रोवाइड करती है? प्लेटफॉर्म कम्युनिटी मार्केट करती है, या आपकी रिटेल मार्केट आपको प्रोवाइड करती है, होलसेल मार्केट करती है, स्टॉक मार्केट करती है? तो सही ऑप्शन होगा आपका होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट आपको सिक्योरिटी सच बॉन्ड्स इनको सबको बेचने के लिए, सॉरी स्टॉक मार्केट आएगा यहाँ पर। सही क्या होगा? स्टॉक, शेयर बाजार आपका होगा। यहाँ पर आप सिक्योरिटी वगैरह आसानी से बेच सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा आपका? इसको स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में आप सिक्योरिटी और बॉन्ड्स इनको खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिपार्टमेंटल स्टोर हैव अ यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट जो स्टोर होते हैं सभी विभागों के लिए एक समान मूल्य निर्धारित नीति होती है, क्या ये बात सही है? आपको ये बताना है। दूसरा आपका डिपार्टमेंट स्टोर को कम धन की आवश्यकता होती है, क्या कम धन की आवश्यकता होती है? तो देखिए ऐसा नहीं है। यहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टोर में ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर कम धन की जरूरत होती है, यहाँ ज्यादा धन की जरूरत होती है। और यहाँ पर ये एक ही मूल्य नीति को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका? डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, कॉलम दो दी हुई है, एक कॉलम ए और कॉलम बी। आपको क्या करना है? इनको मैच करना है और मैच करके आपको सही आंसर यहाँ पर देना है। देखिए दिखाया नहीं दे रहा होगा तो मैं इसको अपने आप को यहाँ पर हाइड कर देता हूँ। अब आपको सही दिखाई देगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका? देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा आपका, मैकडोनाल्ड्स की बात हो रही है, आपका पेंथुलून्स की बात हो रही है, बिग बाजार और
चेकर्स की बात हो रही है, तो किस में आपका आ जाएगा ये? देखिए, ए का आपका अगर मैकडोनाल्ड्स की बात करें, ये चैन स्टोर होता है। और अगर आपके बी की बात करें तो बी जो आपका पेंतुलून्स है, तो ये पेंतुलून्स जो होता है ये आपका, ये होता है आपका फ्रेंचीज होती है ये। अगर बिग बाजार की यहाँ पर बात करें तो बिग बाजार आपका फोर डिपार्टमेंटल स्टोर होता है। और जो आपका चेकर्स है ये आपका, ये आ जाएगा जो बचा आपका सुपर मार्केट। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको बताना है दोनों में कौन सा सही है। डिपार्टमेंटल स्टोर अट्रैक्ट मैनी कस्टमर्स, अधिक से अधिक कस्टमर को जो अट्रैक्ट करते हैं वो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं। दूसरे, अधिक से अधिक ग्राहकों को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और दूसरा है आपका डिपार्टमेंटल स्टोर आर लोकेटेड इन द रिमोट एरियाज, ये डिपार्टमेंट स्टोर दूर दराज इलाके में स्थित होते हैं। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। क्योंकि देखिए पहला सही है, यहाँ पर ग्राहक बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं किसमें? आपके डिपार्टमेंटल स्टोर में। और जैसा डिपार्टमेंटल स्टोर की आपकी यहाँ बात की थी बिग बाजार, तो बिग बाजार में ग्राहक तो बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। लेकिन क्या है, यहाँ पर ये दूर दराज में नहीं होते हैं, ये शहर के सेंटर में होते हैं, शहरों में अंदर होते हैं, ये भीड़ भाड़ वाली जगह पर होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहचान आपको आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कौन सा नहीं है? ट्रेडमार्क। और देखिए एस्टेट में इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था जो कि मैंने शुरू में ही आपको दिखाया था। ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट्स, या कॉपीराइट या होम लोन्स। तो सही ऑप्शन होगा होम लोन। ये कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं होती है, बाकी सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज defined as one is defined as one in which the investment of fixed capital या fixed asset of the plant and machinery does not exceed ₹1 crore। कह रहे हैं कि इसमें इसको ऐसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये एक ऐसा व्यवसाय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें अगर मशीनों की बात करें तो इसकी जो फिक्स एसेट है उसमें निवेश 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो किसकी बात कर रहे हैं? लिमिटेड कंपनी की बात कर रहे हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, स्मॉल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, या इसमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी सही होगा आपका। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात हो रही है, 1 करोड़ से कम ही इनमें निवेश होना चाहिए। जब आपके ब्रांड को कानूनी सुरक्षा मिल जाती है और किसी और को इसके इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होती है तो इसे क्या कहते हैं? कॉपीराइट कहते हैं, पेटेंट कहते हैं, ट्रेडमार्क कहते हैं, इसमें से कोई नहीं। देखिए कॉपीराइट कब होगा? यदि आपने कोई स्क्रिप्ट लिखी है, कोई कहानी, स्टोरी या मूवी फिल्म लिखी है तो आप उसका अधिकार करा सकते हैं। कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता तो वो कॉपीराइट होगा। पेटेंट में क्या है, अगर आपने कोई मेडिसिन का आविष्कार किया तो आप उसको पेटेंट करा सकते हैं, कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता। और ट्रेडमार्क में आपका क्या है, आप किसी भी साइन को क्या करा सकते हैं? आप किसी भी साइन को, किसी भी नाम को, किसी भी साइन को अपने इस्तेमाल कोई दूसरा इस्तेमाल ना करे, उसको आप क्या करा सकते हैं? अपने ब्रांड को, ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम हो सकता है, आपका कोई साइन हो सकता है, उसको आप क्या करा सकते हैं यहाँ पर? को वो करा सकते हैं पेटेंट। तो सही क्या होगा आंसर इसका? सी ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्टअप इंडिया स्कीम वॉज अनाउंस्ड, और जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम थी वो कब अनाउंस की गई? तो इसका 26 जनवरी 2015, 15 अगस्त 2015, 8 नवंबर 2016, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा आपका 15 अगस्त 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is an example of external sources of finance? एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का कौन सा एग्जाम्पल होता है? ट्रेड क्रेडिट होता है, ट्रेड क्रेडिट है यहाँ पर, या प्रॉफिट री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, या पर्सनल सेविंग ऑफ द ओनर, या सेल ऑफ द फिक्स एसेट। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। ये बिजनेस नहीं, बिजनेस से बाहर से पैसा उधार लिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। किसको फिक्स रेट का डिविडेंड मिलता है? क्या प्रीफरेंस शेयर को मिलता है, डिबेंचर्स को मिलता है, इक्विटी शेयर को मिलता है, या इन सभी को मिलता है? तो ये बात कर रहे हैं प्रीफरेंस शेयर की। देखिए अगर डिबेंचर की बात करें, इनको तो इंटरेस्ट मिलता है, इनको आपका डिविडेंड नहीं मिलता है। और डिविडेंड किसको मिलता है? आपका शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर आपके दो होते हैं, एक आपका प्रीफरेंस होता है, एक आपका इक्विटी होता है। प्रीफरेंस शेयर होल्डर को क्या होता है? उनको फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट को आप चूज करना है फ्रॉम द फॉलोइंग। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज प्री डिटरमाइन इन द केस ऑफ डिबेंचर। कह रहे हैं इंटरेस्ट का जो रेट होता है वो पहले से ही डिटरमाइन होता है, फिक्स होता है डिबेंचर के बारे में। और द रेट ऑफ डिविडेंड इज प्री डिटरमाइन इन द केस ऑफ प्रीफरेंस शेयर। और प्रीफरेंस के बारे में डिविडेंड पहले से ही फिक्स होता है। तो यहाँ पर ये दोनों बातें सही हैं। या आपको कह रहे हैं द रेट ऑफ डिविडेंड इज प्री डिटरमाइन इन द केस ऑफ इक्विटी। इक्विटी शेयर को ऐसा नहीं होता है, इसलिए ये दोनों सही होंगे आपके ए और बी। इक्विटी शेयर को ऐसा नहीं होता कि इन्हें फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग टू आपको दिए हुए हैं यहाँ। तो मीडियम टर्म फंड आर रिक्वायर्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द मशीन। मशीन के रिप्लेसमेंट को करने के लिए आपको मीडियम टर्म के फंड की जरूरत होती है। या लॉन्ग टर्म फंड आर रिक्वायर्ड फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट। या फिक्स एसेट खरीदने के लिए लॉन्ग टर्म फंड की जरूरत होती है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? आंसर आपका सी सही होगा। दोनों कथन सही हैं। अगर आपको फिक्स एसेट खरीदनी है तो आप क्या करेंगे? आप लॉन्ग टर्म फंड लेंगे। अगर आपको पुरानी मशीन को रिप्लेसमेंट करना है तो पुरानी भी बिकेगी और आपकी नई आ जाएगी, तो उसके लिए आप मीडियम टर्म फंड लेंगे। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, मतलब दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेमेंट ऑफ अ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर आर। जो पेमेंट है डिविडेंड का इक्विटी शेयर होल्डर का, आर पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयरधारक को लाभ का भुगतान अनिवार्य है। मैंडेटरी आर मैंडेटरी, क्या है? अनिवार्य है। तो ये ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि इनको अनिवार्य हो, ये गलत कह रहे हैं। दूसरा है वोटिंग राइट ऑफ एंड पार्टिसिपेशन इन बिजनेस अफेयर बाय इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर द्वारा मतदान के अधिकार और व्यवसाय मामलों में भागीदारी की अनुमति होती है। हाँ जी, ये भाग भी ले सकता है और अपना मत भी दे सकता है, वोट भी कर सकता है। तो देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत था, लेकिन दूसरा सही होगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या है आपका? ये होगा। कह रहे हैं बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। दोनों ही इनकरेक्ट हैं। क्यों भाई? देखिए पहले में क्या कहा? डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर, तो ये अनिवार्य नहीं होता, ये गलत कह रहे हैं। ठीक है। दूसरा वोटिंग राइट एंड पार्टिसिपेशन इन बिजनेस अफेयर्स बाय इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर द्वारा मतदान के अधिकार और व्यवसायिक मामलों में भागीदारी की अनुमति होती है। हाँ, ये भागीदारी ले सकता है। तो इसका मतलब ए सही है, आर गलत है। तो ऐसा देख लीजिए, इसमें आपका ये असर्शन नहीं, स्टेटमेंट था। पहली बात तो यह स्टेटमेंट, तो इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट आपका रोंग है। सेकंड आपका करेक्ट है, सेकंड आपका करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट रॉन्ग है। तो आंसर आपका सही क्या होगा? आंसर आपका यहाँ पर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कस्टम क्लियरेंस डॉक्यूमेंट। कस्टम क्लियरेंस डॉक्यूमेंट का कौन सा पार्ट नहीं है? ऑप्शन डी रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। निर्यात लाइसेंस, निर्यात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो किसकी आवश्यकता नहीं होती है? लेटर ऑफ क्रेडिट की आवश्यकता नहीं होती है। रजिस्ट्रेशन ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, बैंक नंबर भी चाहिए, और लेकिन लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज माल का विस्तृत विवरण देता है? किसमें पूरा डिटेल लिखी होती है? कॉमर्शियल इनवॉइस होता है, बिल ऑफ लेडिंग होता है, पैकेजिंग लिस्ट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनल होता है। तो जो पैकेजिंग जो लिस्ट होती है उसमें सब कुछ लिखा होता है कि कितनी मात्रा है, कितना वजन है, पैकेजिंग शामिल है इसमें, पैकेजिंग भी एंड पैकेजिंग, और पैकेजिंग भी इसमें शामिल होती है। तो वो क्या होती है? पैकेजिंग लिस्ट होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following enterprise is the form as a part of government and does not have separate legal entity? सरकार से अलग
ये आपका एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्राइज नहीं होता है, ये बिजनेस सरकार से अलग नहीं होता है। सरकार और ये बिजनेस एक ही बात होती है, दोनों को एक ही कहा जाता है। वो कौन सा होगा? पब्लिक कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, या आपका पब्लिक एलटीडी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सही आंसर होगा आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है वो सरकार का ही एक भाग होता है। एक सरकारी मंत्रालय इसको चलाता है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वही इसको चलाता है। एक इसका मंत्री, इसमें सरकार का ही मंत्री जिसको जिसके अंडर में मंत्रालय होता है वही इसमें काम करता है। वही इसकी मेन अथॉरिटी होती है। पार्टनरशिप बिटवीन एनी टू फर्म आर कॉल्ड। दो फर्म के बीच की पार्टनरशिप को जॉइंट सेक्टर कहते हैं, जॉइंट वेंचर कहते हैं, पीपीपी कहते हैं, पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। तो उसको कहते हैं जॉइंट वेंचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्टनरशिप बिटवीन प्राइवेट सेक्टर फर्म एंड पब्लिक सेक्टर फर्म। दोनों अगर प्राइवेट भी हो, पार्टनर आपकी प्राइवेट भी फर्म हो, तो उसको क्या कहेंगे? पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्राइजेज इज द फॉर्म बाय द पासिंग अ स्पेशल एक्ट इन पार्लियामेंट। देखिए, संसद में ऐसा कौन सा संसद में एक विशेष स्पेशल एक्ट पास किया जाता है, उसके अधीन ये बनता है। किसको बनाते हैं? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को, पब्लिक कॉरपोरेशन को, गवर्नमेंट कंपनी को, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। सही आंसर होगा आपका बी, पब्लिक कॉरपोरेशन। जो सार्वजनिक निगम है, जैसे एलआईसी आपकी, एफसीआई है, इनको कोई विशेष कानून आप पेश किया जाता है, एक एक्ट, एक विशेष स्पेशल एक्ट बनाया जाता है, उसको पारित, अधिनियम को पारित किया जाता है, तब ये बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गवर्नमेंट कंपनीज बाय शेयर इज हुज नेम। जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो किसके नाम से शेयर परचेज कर सकती हैं? तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से परचेज कर सकती हैं। Public limited company comes under uh, following which of the following सेक्टर? कौन से सेक्टर में आती हैं? प्राइवेट सेक्टर में आती हैं, पब्लिक सेक्टर में आती हैं, जॉइंट सेक्टर में आती हैं, पीपीपी में आती हैं। तो ये आती हैं आपकी पब्लिक सेक्टर में। पब्लिक लिमिटेड कंपनी किस में आएंगे आपकी? ये आती हैं आपकी पब्लिक सेक्टर में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंपनी ऑपरेट्स इन मोर देन वन कंट्रीज या नेशन। कौन सी कंपनी है जो एक से अधिक राष्ट्र या देशों में खुली होती है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? कौन सी कंपनी एक से अधिक देश या राष्ट्रों में कार्य करती है? प्राइवेट कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी, जॉइंट कंपनी। तो सही आंसर होगा आपका मल्टीनेशनल कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन एटमोस्ट सीक्रेसी इज रिक्वायर विच पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इज सुटेबल। तो सबसे सुटेबल कौन सा होगा आपका? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा इनों में सीक्रेसी इसी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ आर द पावर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द पब्लिक कॉरपोरेशन डिफाइंड। एक सार्वजनिक निगम की जो शक्तियां और उद्देश्य होते हैं उनको कैसे परिभाषित किया जाता है? इस पे कंपनी एक्ट में बताया जाता है, एक स्पेशल एक्ट में बताया जाता है, या पार्टनरशिप एक्ट में बताया जाता है, या इन सभी में? ऑप्शन होगा बाय स्पेशल एक्ट, एक विशेष अधिनियम पारित किया जाता है उसमें उसको बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेट्रो इज विच ऑफ द एंटरप्राइजेज। मेट्रो किस में आएगा आपका? तो मेट्रो आपका आएगा पीपीपी में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें दोनों तरह की पार्टनरशिप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मैक्सिमम ऑटोनॉमी इज एंजॉयड बाय, अधिकता स्वायत्ता का आनंद किस में लिया जाता है? डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स में, पब्लिक कॉरपोरेशन में, गवर्नमेंट कंपनी में, या ये सभी में? तो सही ऑप्शन होगा आपका बी, पब्लिक कॉरपोरेशन में। एफसीआई, एफसीआई की बात यहाँ हो रही है, ये क्या होती है? स्वतंत्र होती है, बिल्कुल अलग, ये सरकार से अपना काम करती हैं। एलआईसी किसका एग्जाम्पल है? अभी मैंने बताया था, ये किसका एग्जाम्पल है आपका? पब्लिक कॉरपोरेशन का, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर गेल की बात करें, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल है गवर्नमेंट कंपनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डीटीएच सर्विस आर प्रोवाइडेड, डीटीएच सर्विस किसके द्वारा दी जाती है? सेलुलर कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का फंक्शन कौन सा नहीं है? तो मनी लैंडिंग देना, मनी लैंडिंग देना इसका फंक्शन नहीं होता है इंश्योरेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा जीवन बीमा अनुबंध पर लागू नहीं होता है? तो जीवन बीमा पर लागू क्या नहीं होता है? इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, क्षतिपूर्ति का अनुबंध, क्षतिपूर्ति का अनुबंध इसमें नहीं आता है। अगर यहाँ पर बात करें क्षतिपूर्ति या इंडेमनिटी की, तो इंडेमनिटी में क्या होता है? तो इंडेमनिटी में क्या होता है? देखिए लाभ, इसमें क्या है कि बीमा जो है लाभ कमाने का कोई साधन नहीं है। बीमा जो होता है वो अपना लॉस पूरा करने के लिए होता है, इसी को बोलते हैं इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है? ये अनुबंध है केवल क्षतिपूर्ति का, अगर नुकसान हो रहा है उसकी पूर्ति होगी, ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, बैंक ड्राफ्ट का उपयोग वहां किया जाता है जहां व्यक्तिगत चेक स्वीकार किए जाते हैं। बैंक ड्राफ्ट आर यूज्ड वेयर पर्सनल चेक आर एक्सेप्टेबल, जहां पर पर्सनल चेक एक्सेप्ट किए जाते हैं वहां पर आपका क्या आता है? वहां वहां क्या होता है आपका? वहां पर आपका ड्राफ्ट वहां पर यूज किया जाएगा जहां पर चेक एक्सेप्टेबल होंगे। बात तो सही है, बात ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरा, बैंक ड्राफ्ट ऑलवेज पेबल होते हैं डिमांड पर, अगर डिमांड होगी बैंक ड्राफ्ट तभी बनाए जाते हैं, ये भी सही है। तो दोनों ही सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ऑप्शन ए ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं प्रोक्सिमा कोजिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच क्लीनली स्टेट कोजिज अगेंस्ट विच प्रोबेबल फ्यूचर लॉस इज इंश्योर्ड। निकटतम कारण एक अनुबंध है जो स्पष्ट रूप से उन कारणों को बताता है जिनके विरुद्ध संभावित भविष्य की हानि का बीमा किया जाता है, यह बात सही है। दूसरा, बीमा बीमित व्यक्ति को बीमित संपत्ति के नुकसान या विनाश के कारण होने वाली हानि के विरुद्ध बीमाकर्ता से क्षतिपूर्ति गारंटी प्रदान करता है, ये भी बात सही है। देखिए ये क्या होता है प्रोक्सिमा कोजिज, ये होता है कि बीमा जिस कारण के लिए कराया जाता है उसी के नुकसान की पूर्ति बीमा से हो सकती है। जैसे अगर आप समुद्र से माल भेज रहे हैं और आपने समुद्री बीमा कराया है, तो अगर आपके जहाज में जो सामान जा रहा है उसको चूहे कतर देते हैं, चूहे उसको काट देते हैं, तो उसका बीमा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर चूहे उस जहाज में जिसमें माल आपका जा रहा है उसमें छेद कर देते हैं और उससे जहाज में पानी भर जाता है, जहाज डूब जाता है, तो उसका आपको बीमा जरूर मिलेगा। तो ये कहता है आपका प्रोक्सिमिटी प्रोक्सिमेट कोजिज कहता है कि जिस कारण के लिए बीमा कराया गया है उसी कारण के लिए, उसी नुकसान के लिए आपको बीमा मिलेगा। तो सही है दोनों, एक्सप्लेनेशन भी सही हो रही है, ऑप्शन है आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच इंश्योरेंस द इंडेमनिटी प्रिंसिपल डज नॉट अप्लाई, इंडेमनिटी किस में अप्लाई नहीं होता है क्षतिपूर्ति का? तो ये आपका जीवन बीमा में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर क्षतिपूर्ति नहीं मिलती है, अगर डेथ हो जाती है तो उसमें डेथ की पूर्ति नहीं हो पाती है, आप दोबारा से अपने माल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा आपका क्या होगा यहाँ पर, ओ एल एक्स इज अ एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ई बिजनेस, कौन से ई बिजनेस का टाइप है आपका ओलैक्स? बी टू बी है, बिजनेस टू बिजनेस, या बिजनेस टू कस्टमर, या कस्टमर टू कंज्यूमर, या इंट्रा बी? तो सही ऑप्शन होगा आपका सी टू सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेल सेंड बाय द परचेज डिपार्टमेंट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज अ एग्जाम्पल ऑफ फॉलोइंग, किसका एग्जाम्पल है? क्या बी टू बी का है, या बी टू सी का है, या सी टू सी का, या इंट्रा बी? तो ये इंट्रा बी का एक एग्जाम्पल है। इंट्रा बी में क्या होता है, दो डिपार्टमेंट होते हैं, उन डिपार्टमेंट के आपस में लेन देन आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कैन हेल्प इन द ओवरकमिंग ट्रांजैक्शन रिस्क, जो ट्रांजैक्शन रिस्क है कौन सा सॉफ्टवेयर उसमें आपको ओवरकम करता है? तो
काबू पाने में मदद करता है, कौन सा सॉफ्टवेयर होगा? तो वो होगा आपका ऑप्शन बी कुकीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ द पब्लिक स्पेशलाइजेशन इज डीलिंग विद द क्राइम रिलेटेड टू ए बिजनेस? ए बिजनेस से कौन सी निम्नलिखित में से पुलिस की कौन सी शाखा है जो ई व्यवसाय से संबंधित अपराध से निपटने में विशेषज्ञ है? तो क्या होगी वो? साइबर क्राइम ब्रांच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द वायरस? वायरस क्या होता है? एक डिसीज है, एक बैक्टीरिया है, एक सॉफ्टवेयर है या एक हार्डवेयर है? तो ये होगा एक ये सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेटिंग बिजनेस गेटिंग बिजनेस टास्क accomplished फ्रॉम एन आउटसाइड एजेंसी। अगर आप बिजनेस का काम बाहर किसी बाहरी एजेंसी से कराते हैं तो उसको ई बिजनेस कहते हैं, बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं, या बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग कहते हैं, या फ्रेंचाइज कहते हैं। सही ऑप्शन होगा आपका बीपीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉमन नेम फॉर एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मेट्रो कार्ड, इनका एक कॉमन नेम होता है। इनको क्या इलेक्ट्रॉनिक कार्ड कहते हैं, स्मार्ट कार्ड कहते हैं, वीजा कार्ड कहते हैं, या मास्टर कार्ड कहते हैं? तो इनका सही ऑप्शन होगा आपका बी, स्मार्ट कार्ड इनको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केपीओ, knowledge processing outsourcing, is specialized in which type of activity? highly specialized activity में केपीओ होता है, रूटीन में होता है, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ओनली इसमें होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ योर नेशन इज कॉल्ड। आप अपने नेशन के क्या करें, अक्रॉस माल भेज रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आप ऑप्शन बी एक्सटर्नल ट्रेड, बाह्य व्यापार बोलेंगे, या इसको विदेशी व्यापार कहेंगे। क्या आप दूसरे देश से व्यापार कर रहे हैं, देश के बाहर भी व्यापार कर रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इशू सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन? मूल प्रमाण पत्र मतलब सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कौन इशू करता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट काउंसिल, या प्राइम मिनिस्टर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सही आंसर क्या होगा? चैम्बर ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following export document is known as the document of title? Document of title किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपके बिल ऑफ लेडिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाइट कलर बिल ऑफ एंट्री इज फॉर? तो व्हाइट कलर का जो बिल होता है वो बिल ऑफ एंट्री उसका वो किसके लिए होता है? वेयर हाउसिंग के लिए होता है, एक्स बॉन्ड बिल एंट्री के लिए होता है, होम कंजप्शन के लिए होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये होता है होम कंजप्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैट रिसीट कौन इशू करता है? शिपिंग कंपनी करती है, या कस्टमर्स अथॉरिटी करती है, पोर्ट सुपरवाइजर करता है, कैप्टन ऑफ द शिप शिप करता है? तो जो शिप का कैप्टन होता है वो इशू करता है यहाँ पर मैट रिसीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट इज इशूड बाय? लेटर ऑफ क्रेडिट कौन इशू करता है? इंपोर्टर करता है, बैंकर ऑफ इंपोर्टर करता है, कस्टम ऑफिसर करता है, नन ऑफ द अबव? तो सही ऑप्शन होगा आपका बी, बैंकर ऑफ इंपोर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईईसी नंबर इज इशूड बाय? आईईसी नंबर जो इशू किया जाता है किसके द्वारा इशू किया जाता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस अथॉरिटी के द्वारा, फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा, या मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा? तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है, वो आईसीई को इशू करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WTO वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन? WTO का कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1 जनवरी 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एयरवे बिल इज द सेम एज विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट गुड्स आर सेंडिंग थ्रू द एयर इंस्टेड ऑफ शिपमेंट? तो एयर बिल किसकी तरह होता है? एयर बिल होता है आपके किसकी तरह? बिल ऑफ एंट्री की, मैट्स रिसीट की, बिल ऑफ लेडिंग की, या इनमें से कोई नहीं? तो बिल ऑफ लेडिंग की तरह होता है आपका एयर बिल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु प्रिपेयर इम्पोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट व्हेन गुड्स अराइव एट द इम्पोर्टर्स कंट्री। जब माल आयात तक के देश में पहुंचता है तो आयात आयात सामान्यतः घोषणा पत्र कौन तैयार करता है? कैप्टन ऑफ द शिप, डॉक ऑफिसर, इंपोर्टर या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा आपका डॉक ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल ऑफ एंट्री फॉर कीपिंग गुड्स इन होलसेल इज। गोदाम में माल रखने के लिए बिल ऑफ एंट्री किसका होता है? व्हाइट कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, येलो कलर का होता है या रेड कलर का होता है? तो सही ऑप्शन होगा आपका सी, येलो कलर का होता है। ठीक है, होम कंजप्शन के लिए व्हाइट का था। हाउ सॉरी, जो हाउ आपके लिए किसका, वेयर हाउसिंग के लिए किसका होता है? येलो कलर का होता है, पीले कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following provide subsidies and benefit to the exporter? एक्सपोर्टर को सब्सिडी और बेनिफिट किससे मिलते हैं? IEC नंबर से, RCMC से, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन से या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा आपका RCMC से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल ऑफ लेडिंग इज इशूड। बिल ऑफ लेडिंग इशूड कौन करता है? तो सही ऑप्शन होगा शिपिंग कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्यातक द्वारा निर्यातक द्वारा आपूर्ति किए जा सकने वाले उत्पाद की कीमत, गुणवत्ता, आकार, वजन, आकृति आदि के बारे में विस्तृत जानकारी युक्त दस्तावेज कौन सा होता है? परफॉर्मा इनवॉइस होता है, कॉमर्शियल इनवॉइस होता है। तो ये होता है आपका परफॉर्मा इनवॉइस। इसमें होता है कि आपको जब इंक्वायरी की गई है तो उसके आप जवाब देते हैं। तो आपने जो इंक्वायरी की है उसका जवाब आप देंगे। कीमत, गुणवत्ता, आकार क्या होगा, वजन क्या होगा और वो माल की आकृति क्या होगी, ये सब आप उसको बताते हैं जो आपसे इंपोर्टर इंक्वायरी कर रहा है। अगर आप दूसरे देश में माल भेजना चाहते हैं, ऑप्शन आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंदरगाह के गेट पर मौजूद कर्मचारी को अध्यक्ष द्वारा गोदी के अंदर माल के प्रवेश पर अनुमति देने के लिए जारी किए गए निर्देशों को क्या कहा जाता है? द इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय द सुप्रिटेंडेंट ऑफ द स्टाफ एट द गेट ऑफ द पोर्ट परमिट टू द एंट्री ऑफ कार्गो इनसाइड द डॉक इज कॉल्ड। तो उसको कहते हैं आपका कार्टिंग ऑर्डर। कार्टिंग ऑर्डर क्या होता है? ये एक परमिशन होती है कि आप डॉक के अंदर माल को एंट्री दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रीफरेंस शेयर होल्डर गेट्स वोटिंग राइट ऑलवेज, हमेशा मिलता है इनको, या डू नॉट रिसीव डिविडेंड फॉर 2 कंजिक्यूटिव ईयर, अगर 2 साल तक इनको डिविडेंड नहीं मिलता है तो इनको फिर वोटिंग राइट भी नहीं मिलेगा, या व्हेन प्रीफरेंस शेयर होल्डर आर रिडीम्ड, या इनको अगर ये रिडीम्ड होंगे तब, या इनको कभी नहीं मिलता है। तो इनको ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? मेन बात है, ये ध्यान रखना, व्हेन दे डू नॉट रिसीव डिविडेंड फॉर 2 कंजिक्यूटिव ईयर्स, अगर 2 लगातार साल इनको डिविडेंड नहीं मिलेगा तो उस केस में इनको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। अच्छा, तब इनको वोटिंग राइट्स मिलता है। तब कब मिलेगा? जब इनको लगातार 2 साल इनको प्रीफरेंस शेयर की बात हो रही है, इक्विटी की नहीं, प्रीफरेंस शेयर की हो रही है। अगर प्रीफरेंस शेयर होल्डर को 2 साल तक प्रीफरेंस नहीं मिलता है तो इनको वोटिंग राइट मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि ये फिर किसकी तरह काम करते हैं? इक्विटी की तरह ये हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी निश्चित नहीं होता कि डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्विटी फाइनेंस, डेब्ट फाइनेंस, रिटेन अर्निंग, बैंक लोन। देखिए, री इन्वेस्टेड प्रॉफिट मतलब अपना आप री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो आपने कमाया उसको दोबारा से बिजनेस में लगाते हैं, तो इसको बोलते हैं प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, इक्विटी फाइनेंस की बात करें तो ये शेयर इशू टू शेयर होल्डर। डेप्ट की बात करें तो डेप्ट फाइनेंसिंग क्या होगा? बोरोड फंड होता है, ऑब्लिगेशन टू रीपे। बैंक लोन की
जो बैंक से फंड मिला है वह होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप ऑप्शन देखते हैं क्या बनेगा आपका सही। तो ऑप्शन का बी सही होगा। पहले का थर्ड है, दूसरे का आपका फोर्थ है, और तीसरे का आपका फर्स्ट है। मतलब सी का आपका क्या है, फर्स्ट होगा, और डी का क्या है आपका, सेकंड होगा। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चतुर नाम से चाट की दुकान शुरू की, किसने कर ली भाई। मीना स्टार्टेड अ चाट शॉप। मीना स्टार्टेड अ चाट शॉप with the name of Bhola Chatur. Her business grew very fast throughout the month. एक ही मंथ में उसका बहुत ज़्यादा बिजनेस बढ़ा है। She even gets an export order, और उसको एक एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिल गया है। However, uh, as an exporter has promised to मेक सम एडवांस पेमेंट, एक एक्सपोर्टर भी है जो एडवांस पेमेंट देने का उसने वादा किया है। सी स्टिल वांट मोर वर्किंग कैपिटल फंड्स टू कंप्लीट हर ऑर्डर, लेकिन उसको ऑर्डर पूरा करने के लिए फंड की जरूरत है। अब सोनप हर सजेस्टिंग हर सोर्सेज, एक सोनप कौन है ये। तो उसको क्या करना है, हर सजेशन बाय सोर्सेज। अब आपको सजेशन देना है उसको, फिनेंस टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो उसकी वर्किंग रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके आपको सजेशन देना है। वो कहाँ से पैसा उसको लेना चाहिए, पब्लिक डिपॉजिट से लेना चाहिए, डिबेंचर इशू करने चाहिए, ट्रेड क्रेडिट लेना चाहिए, या ये सभी। देखिए पब्लिक डिपॉजिट में लंबी प्रोसीजर और इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है, उनको बिना पूरा करे हुए वो पैसा नहीं ले सकती। डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे, उसको ऑर्डर पूरा करना है, वो इस झंझट में नहीं पड़ेगी। तो सही क्या होगा उसके लिए, ट्रेड क्रेडिट, वो मतलब एडवांस में कुछ पैसा ले सकती है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर आर मैंडेटरी। इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट मैंडेटरी होता है डिविडेंड का, ऐसा नहीं है। वोटिंग राइट एंड पार्टिसिपेशन इन बिजनेस अफेयर बाय इक्विटी शेयर होल्डर परमिटेड। इनको मिलता है, क्या मिलता है इनको, इनको वोटिंग राइट भी मिलता है, पार्टिसिपेशन भी मिलता है, ये बात सही है। तो आपका ए गलत है, आर सही है। ए ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, असर्शन ए इज फॉल्स, रीजन आर इज ट्रू, तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। assertion tax benefit are available on the interest paid to the debenture। टैक्स बेनिफिट आर अवेलेबल ऑन द इंटरेस्ट डिबेंचर पेड। तो डिबेंचर पर दिए गए ब्याज पर कर का लाभ उपलब्ध है, और दूसरा डिविडेंड, तो ये बात सही है। अगर आप दे रहे हैं तो उस पर टैक्स मिल जाता है, अगर इंटरेस्ट दे रहे हैं। अगर आपको प्रॉफिट 100 रुपये का हुआ है और आप इस पर टैक्स दे रहे हैं, और जब आप इंटरेस्ट भी देंगे तो पहले तो आप इंटरेस्ट देंगे, उसके बाद जो आपकी इनकम बचेगी उस पर आप टैक्स देंगे। तो यहाँ पर टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है, ये बात सही कह रहे हैं। ठीक है। उसके बाद द डिविडेंड पेड टू प्रीफरेंस शेयर इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन होता है, बिल्कुल से चार्ज नहीं होता है, ये भी बात सही है। लेकिन देखिए यहाँ तो टैक्स बेनिफिट की बात हो रही थी, यहाँ डिविडेंड की बात होने लगी। तो बातें तो दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है ए की। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा। दोनों हैं तो ट्रू, लेकिन आर सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, द टर्म बी टू बी कॉमर्स स्टैंड फॉर। तो जो टर्म है आपका बी टू बी, इसका मीन्स क्या होता है, बिजनेस टू बायर होता है, बायर टू बायर होता है, बायर टू बिजनेस होता है, या बिजनेस टू बिजनेस होता है। तो सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर कमेंट में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट जरूर करें। और कल जो हम करने वाले हैं, कल हम अपनी पार्टनरशिप को फुल्ली फिनिश करेंगे। पार्टनरशिप पूरा आपका फिनिश हो जाएगा, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे लग जाए, 3 घंटे लग जाए, 1 घंटा लग जाए, वो हम नहीं देखेंगे। हमें देखना है पूरा पार्टनरशिप फिनिश करना है। तो आप पूरी तैयारी से आए पूरी क्लास देखने के लिए। ठीक है, अब आपको अगर कुछ कहना है तो आपके कमेंट देख लेते हैं।
यहाँ पर आपके ऑप्शन। ठीक है, आप काफी आंसर दिए हैं आप सभी ने। देखिए, अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है, तो मिल